नमस्कार, भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। अगस्ता वेस्टलैंड पर कांग्रेस के हंगामे के बाद सरकार का पलटवार। राज्यसभा में जेटली बोले, भ्रष्टाचार पर प्रधानमंत्री की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। उत्तराखंड में बहुमत परीक्षण के बाद कांग्रेसी खेमे में जश्न, बीजेपी की घेराबंदी शुरू। सोनिया ने कहा, लोकतंत्र की हुई जीत। केजरीवाल ने बताया, मोदी सरकार के लिए तगड़ा झटका। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने श्री रविशंकर को फिर भेजा नोटिस। 25 मई तक मांगा जवाब। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाकर यमुना किनारे वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल के आयोजन का मामला। बीजेपी ने दिल्ली के अकबर रोड का नाम बदलकर महाराणा प्रताप रोड करने की मांग की। सीएम खट्टर के बाद अब सुब्रमण्यम स्वामी ने उठाया मुद्दा। और सुप्रीम कोर्ट ने डीजल टैक्सियों को दी राहत। दिल्ली एनसीआर में ऑल इंडिया परमिट वाली गाड़ियां चलेगी। डीजल कार का नई टैक्सी के तौर पर नहीं होगा रजिस्ट्रेशन। उत्तराखंड विधानसभा में बहुमत परीक्षण के बाद कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेताओं ने जीत का दावा किया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इसे लोकतंत्र की जीत बताया है। उन्होंने कहा, ये लोकतंत्र कांग्रेस और हरीश रावत के लिए बड़ी जीत है। उधर बहुमत परीक्षण के बाद हरीश रावत भी काफी उत्साहित दिखे। उन्होंने कहा, ये उत्तराखंड की जीत है। बुधवार तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करूंगा। एक नई शुरुआत करेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा, विधानसभा में जो कुछ हुआ और राज्य के पूरे घटनाक्रम से बीजेपी को एक सबक लेना चाहिए और दूसरे राज्यों में ऐसी स्थिति लाने से बचना चाहिए। ये देश के संविधान और लोकतंत्र की जीत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उत्तराखंड में जो हुआ वो बीजेपी और मोदी सरकार के लिए तगड़ा झटका है। उम्मीद है कि अब वो दूसरी सरकारों के कामकाज में अड़ंगा नहीं लगाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उत्तराखंड विधानसभा में बहुमत परीक्षण का काम खत्म हो गया है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट नतीजों का ऐलान करेगा, लेकिन कांग्रेस के दावे और बीजेपी के कबूलनामे से साफ दिख रहा है कि इस सत्ता की लड़ाई में हरीश रावत ने जंग जीत ली है। जैसे ही वोटिंग खत्म हुई, कांग्रेस खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई और समा जश्न का हो चला, जबकि बीजेपी के खेमे में सन्नाटा पसर गया। कांग्रेस ने दावा किया कि उनकी जीत पक्की है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक बहुमत परीक्षण में उन्हें अपने पक्ष में 33 और विरोध में 28 मत पड़े हैं। कांग्रेस के दावे पर बीजेपी विधायकों ने भी मुहर लगा दी। दिलचस्प बात यह है कि दोनों तरफ से क्रॉस वोटिंग हुई। बीजेपी के एक विधायक ने कांग्रेस के पक्ष में वोट किया तो कांग्रेस की रेखा आर्य ने बीजेपी के पक्ष में वोट किया, लेकिन 2 बीएसपी विधायकों और निर्दलीय विधायकों के समर्थन पर हरीश रावत की जीत पक्की बताई जा रही है। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदा विवाद में कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ प्रधानमंत्री की कथित टिप्पणी को लेकर मुख्य विपक्षी दल के निशाने पर आई सरकार ने मंगलवार को पलटवार करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रधानमंत्री की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि एक राजनीतिज्ञ द्वारा संसद के बाहर दूसरे राजनीतिज्ञ के खिलाफ दिए गए चुनावी भाषण को अब विशेष अधिकार हनन बताया जाने लगा है। जेटली ने कहा कि ऐसे राजनीतिक भाषण केवल प्रचार के लिए होता है, जैसा कि कल कांग्रेस के सदस्य दिन भर मीडिया के सामने करते रहे। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री को संसद में और संसद के बाहर भ्रष्टाचार पर बोलने का अधिकार है और उनकी आवाज दबाई नहीं जा सकती। कांग्रेस के लक्ष्मण शांताराम नाइक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के खिलाफ विशेष अधिकार हनन का एक नोटिस दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी और पर्रिकर ने संसद के बाहर ये झूठ बोला है कि हेलीकॉप्टर सौदे में यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने दलाली ली। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने श्री रविशंकर को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है कि क्यों ना उनके खिलाफ कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई का केस चलाया जाए। श्री ने मीडिया में दिए बयान में कहा था कि एनजीटी का 5 करोड़ का जुर्माना राजनीति से प्रेरित था। 11 से 13 मार्च के बीच आर्ट ऑफ लिविंग ने अपने 35 साल पूरे होने पर वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल यमुना के तट पर आयोजित किया था, जिसमें श्री रविशंकर पर आरोप है कि तमाम नियमों को ताक पर रखकर बिना इजाजत के पर्यावरण को नुकसान पहुंचाकर कार्यक्रम आयोजित किया।
एनजीटी के नोटिस पर श्री को 25 मई तक जवाब देना है। बीजेपी की ओर से अब दिल्ली के लुटियंस जोन स्थित अकबर रोड का नाम बदलकर महाराणा प्रताप रोड करने की मांग उठी है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि राणा प्रताप एक निर्भीक योद्धा थे, उन्होंने किसी बाहरी ताकत के आगे नहीं झुके, इसलिए उनके त्याग और बलिदान को देखते हुए उनके सम्मान में अकबर रोड का नाम बदलकर महाराणा प्रताप रोड किया जाना चाहिए। स्वामी ने कहा कि लुटियंस जोन में 33% मार्गों के नाम मुस्लिम शासकों के नाम पर है। गौरतलब है कि इससे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने केंद्र सरकार से अकबर रोड का नाम बदलने की मांग की है। खट्टर ने वीके सिंह से मुलाकात कर मांग की है कि दिल्ली में अकबर रोड का नाम महाराणा प्रताप के नाम से रखने के लिए कोशिश करें। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ऑल इंडिया परमिट वाली डीजल टैक्सी के मालिकों को बड़ी राहत दी। कोर्ट ने आदेश दिया कि ऑल इंडिया परमिट वाली डीजल टैक्सियां परमिट खत्म होने तक दिल्ली एनसीआर में बेरोक टोक चल सकेगी। हालांकि सर्वोच्च अदालत ने इसके साथ ये भी साफ कर दिया कि दिल्ली एनसीआर में किसी भी डीजल कार का टैक्सी के तौर पर नया रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि टैक्सी सिर्फ पेट्रोल या सीएनजी से ही चलेगी। उधर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली में रेडियो टैक्सी से सफर करने वाले लोगों की सुरक्षा को लेकर दिल्ली सरकार को महत्वपूर्ण आदेश दिया। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को आदेश दिया कि रेडियो टैक्सी कंपनियों में काम कर रहे सभी ड्राइवरों का वेरिफिकेशन, क्रिमिनल रिकॉर्ड, लाइसेंस और इंश्योरेंस से जुड़ी सारी जानकारियां 2 हफ्ते में जुटाए और रिपोर्ट 4 हफ्ते में सौंपे। केंद्र सरकार ने राज्यों को उनकी मांग के अनुरूप दालों की आपूर्ति करने का आश्वासन देने के साथ ही कहा कि यदि अरहर की दाल की कीमत 120 रुपए प्रति किलोग्राम से ज्यादा बढ़ी तो इसके लिए राज्य सरकारें स्वयं जिम्मेदार होगी। खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान ने लोकसभा में महंगाई के संबंध में प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों के सवालों के जवाब में बताया कि आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं में शामिल 22 वस्तुओं में से केवल दाल को छोड़कर किसी अन्य वस्तु का दाम नहीं बढ़ा है। उन्होंने इसका मुख्य कारण उत्पादन कम होने को बताते हुए कहा कि उत्पादन के मुकाबले मांग ज्यादा है। पासवान ने कहा कि दालों विशेषकर अरहर की कीमत में वृद्धि के लिए जमाखोरी जिम्मेदार है। उन्होंने बताया कि इससे निपटना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वो साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटाने वाले लेखकों के रिकॉर्ड तैयार रखे। बता दें कि पिछले साल कई लेखकों ने अपने पुरस्कार लौटा दिए थे। उन्होंने साहित्य अकादमी के सदस्य लेखक एम कुलबर्गी की हत्या पर कोई एक्शन नहीं लेने और देश में कथित तौर पर बढ़ती कट्टरता के विरोध में पुरस्कार लौटाए थे। इसे राष्ट्र का अपमान बताते हुए हाईकोर्ट में एक PIL दायर की गई है। इसी पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस जी रोहिणी और जयंत नाथ ने केंद्र सरकार को लेखकों के रिकॉर्ड तैयार रखने के लिए कहा है। PIL में मांग की गई है कि अवार्ड लौटाकर देश का अपमान करने वालों को दंड देने और इस संबंध में कड़े दिशा निर्देश जारी करने का आदेश दिए जाए। महाराष्ट्र में डांस बार दोबारा शुरू करने को लेकर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने सरकार से कहा है कि वो 8 डांस बार को 12 मई तक लाइसेंस जारी करे। कोर्ट ने बार मालिकों को भी बुधवार तक पुलिस को इस बात का हलफनामा देने को कहा है कि वो आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को बार और डांस एरिया में काम पर नहीं लगाएंगे। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने RR पाटिल फाउंडेशन के वकील को फटकार भी लगाई। वकील ने कोर्ट में कहा कि पुलिस को बार गर्ल्स की भी आपराधिक पृष्ठभूमि का पता करना चाहिए। इस पर कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि क्या है ये, क्या वो अपराधी है? हम चाहते हैं कि बार बालाएं अपने रोजी रोटी कमाएं और आप रोजी रोटी के लिए काम करने के उनके हक को छीनने चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जमीन तैयार करने के लिए लगातार अलग अलग जिलों के दौर कर रहे पार्टी प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य मंगलवार को बरेली पहुंचे। उन्होंने सत्तारूढ़ पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में 2017 के चुनाव में सपा का पत्ता पूरी तरह साफ हो जाएगा। मौर्य ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि इस बार प्रदेश के आगामी चुनावों में सपा साफ हो जाएगी और बसपा का भी बहुत बुरा हाल होगा। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में बीजेपी अपनी सरकार बनाएगी। उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सपा बसपा दोनों को ही घेरा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने सपा और बसपा के कार्यकाल की जांच कराने और कार्रवाई की मांग भी की।
मौर्य ने उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा और मुलायम सिंह यादव पर परिवारवाद को लेकर टिप्पणी की। बिहार के गया में छात्र आदित्य की हत्या में गिरफ्तार रॉकी ने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा है कि वो घटना के समय दिल्ली में था, उसे फंसाया जा रहा है। वो मां मनोरमा देवी के बुलाने पर गया पहुंचा था। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। रॉकी के मुताबिक उसने गोली नहीं चलाई है। दूसरी तरफ एसएसपी गरिमा मलिक ने कहा कि पकड़े जाने के बाद रॉकी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। रॉकी बोधगया के मस्तपुर में अपने पिता बिंदी यादव के मिक्सर प्लांट में छिपा था। राकेश रंजन यादव उर्फ रॉकी के नाम पर हथियार का लाइसेंस दिल्ली से जारी हुआ है। लाइसेंस के लिए रॉकी ने दिल्ली के बसंत कुंज का पता दिया है। लाइसेंस पर उनसे अपनी जन्म तिथि 6 अगस्त 1991 दिखाई है। विदेशी पिस्टल बेरेटा इटली की बनी है। बेरेटा पिस्टल की शुरुआत कीमत 2.5 लाख है। अमेरिका के राष्ट्रपति पद के चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार बनने के शीर्ष दावेदार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यदि उन्हें अमेरिका का राष्ट्रपति चुना जाता है तो वो अमेरिका में मुसलमानों के प्रवेश पर प्रस्तावित अस्थायी प्रतिबंध के मामले में लंदन के पहले मुस्लिम मेयर सादिक खान को अपवाद बनाएंगे। ट्रंप ने उम्मीद जताई कि लेबर पार्टी के नेता एक उदाहरण पेश करेंगे। खान को लंदन का नया मेयर चुने जाने के बारे में पूछने पर ट्रंप ने द न्यूयॉर्क टाइम्स से कहा, मैं ये देखकर खुश हूँ। मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है और मुझे उम्मीद है कि वो बहुत अच्छा काम करेंगे। सच कहूँ तो ये बहुत अच्छा होगा। ट्रंप की नीतियों के आलोचक खान ने पहले कहा था कि यदि ट्रंप को अमेरिका का राष्ट्रपति चुना जाता है तो वो अमेरिका की यात्रा नहीं कर पाएंगे। दिल्ली से सटे यूपी के गाजियाबाद में वैशाली मेट्रो स्टेशन पर सीआईएसएफ ने एक संदिग्ध युवक को तमंचे के साथ हिरासत में ले लिया। पूछताछ के लिए आरोपी युवक को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। वैशाली मेट्रो स्टेशन पर सीआईएसएफ के जवानों ने सुबह एक युवक को संदिग्ध अवस्था में घूमते हुए पकड़ लिया। जब युवक की तलाशी ली गई तो उसके पास से एक देसी तमंचा बरामद किया गया। सीआईएसएफ के अधिकारियों ने फौरन इस बात की सूचना इंद्रपुरम थाना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। युवक ने पूछताछ में बताया कि वो पेशे से इंजीनियर है और गुरुग्राम की एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है। शशांक मनोहर ने मंगलवार को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन पद की दौड़ में उनकी दावेदारी काफी मजबूत मानी जा रही है। माना जा रहा है कि आईसीसी का चेयरमैन बनने के लिए ही मनोहर ने बीसीसीआई से इस्तीफा दिया है। ये चर्चा भी है कि शशांक मनोहर के इस्तीफे के बाद शरद पवार की बीसीसीआई अध्यक्ष के तौर पर वापसी हो सकती है। वो फिलहाल मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष है। शशांक मनोहर को बीते साल तत्कालीन अध्यक्ष जगमोहन डालमिया के निधन के बाद बीसीसीआई अध्यक्ष चुना गया था। भारतीय क्रिकेट में सुधार के लिए बीते कुछ महीनों से शशांक मनोहर काफी सक्रिय रहे हैं। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में आपके मोबाइल फोन के माध्यम से। तो आप जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। तब तक के लिए नमस्कार।